हेलो एवरीवन। तो कल 14 क्वेश्चन तक हो गया था और 14 क्वेश्चन होने के बाद ये बात हमको समझ में आ गया था कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमा मिनिमा के कन्वेक्सिविटी, कनकेविटी और ग्राफ रिलेटेड रहेगा। यानी कि स्लोप कितना होगा, एरिया अंडर कर्व कितना होगा, इसी पे सारा क्वेश्चन अभी तक हम लोग देखे। और कुछ काइनेमेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन जिसमें काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना है, जैसे 14th नंबर क्वेश्चन जिसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, कोई कार कितना डिस्टेंस पे स्टॉप करेगा अगर उसका ये वेलोसिटी रहे तो। फिर ये क्या है कि हम लोग ये सीखे कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ एक्सेलरेशन है और उसको दिखाना है v, यानी v पूछ रहा था फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी इसको चाहिए a1, a2 और t के रिस्पेक्ट में, जबकि यहाँ पे दिया हुआ v और t है। ठीक है, तो उससे हमको a1 और a2 निकालना है। तो कैसे आएगा, काइनेमेटिक इक्वेशन लगाइए और जिस इक्वेशन में पूछ रहा है, जो वेरिएबल के साथ पूछ रहा है उस वेरिएबल के साथ उसको रिप्रेजेंट कीजिए। यहाँ एरिया अंडर कर्व्स का क्वेश्चन। ठीक है, कि कभी भी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहे तो उसका एरिया अंडर कर्व क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन। ठीक, कनकेविटी और कन्वेक्सिविटी का कंसेप्ट। यहाँ पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ठीक, और वही अपोजिट में जाओ कि एक्सेलरेशन को अगर इंटीग्रेट करे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये इसी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे बाकी सब क्वेश्चन है, ढेर सारे क्वेश्चन। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम था कि कभी भी अगर वर्क लॉस नहीं हो रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इंटीग्रेट करना है और फिर वैल्यू पुट करना है। ये एरिया अंडर कर्व्स कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया है, मतलब कि टाइम के एक्सिस के साथ जो एरिया आएगा वो क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। ये भी एरिया अंडर कर्व्स कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर कर्व, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी। यहाँ पे जैसे दोनों पॉजिटिव और निगेटिव है। ठीक है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव। ये इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, वेलोसिटी दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, फिर हमको टाइम निकालना है। तो बस यहाँ पे भी डिफरेंट इंटीग्रेशन, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालना है, सिंपल सा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये भी कनकेविटी और कन्वेक्सिविटी का कंसेप्ट। ठीक है, कि अगर डबल डिफरेंशिएट करें डिस्प्लेसमेंट को तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, यानी कनकेविटी या कन्वेक्सिविटी। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन और इसके अलावा काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक, और 15th क्वेश्चन से चलते हैं। तो अब ये तो पता चल गया कि कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है, कि भाई एरिया अंडर कर्व्स रहेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रहेगा और कुछ काइनेमेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन रहेगा। बस इतना ही टाइप का क्वेश्चन आपको स्ट्रेट लाइन मोशन में आएगा। तो अब जैसे यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन है, ए मैन इन ए कार एट लोकेशन Q ऑन ए स्ट्रेट हाईवे इज मूविंग विथ स्पीड v। ठीक है, तो मैन क्या है, गाड़ी में बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है, लोकेशन क्या है उसका, Q। ठीक, यहाँ Q पे है और Q से वो मूव कर रहा है R के साइड में, वेलोसिटी क्या है, v। He decide to reach a point P in a field at a distance d from the highway। ठीक है, पॉइंट M as shown in figure। तो पॉइंट M से जहां पे उसको जाना है, जो कि एक फील्ड में एरिया है। ठीक है, ये रोड है और ये क्या है, फील्ड। तो फील्ड में उसको जाना है एक पॉइंट P पे। अब स्पीड ऑफ द कार इज हाफ टू दैट ऑन द हाईवे।
तो अब ये हाईवे पे जो स्पीड है फील्ड में उसका हाफ स्पीड है। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस RM सो दैट टाइम टेकन टू रीच P इज मिनिमम। तो पूछ रहा है कि RM का डिस्टेंस कितना छोटा रखे, क्यों या कितना हो, ठीक है, छोटा या बड़ा जो भी, कि कितना हो कि हमको टाइम पहुंचने में मिनिमम लगे। तो मतलब छोटा ही हो, RM कितना छोटा हो। तो स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो क्या होता है, स्लोप 0। कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम पे स्लोप 0, यानी डिफरेंशिएट करो जिसके टाइम में। अब किसको पूछ रहा है, मिनिमम टाइम को, और किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, RM के रेस्पेक्ट में। तो टाइम को डिफरेंशिएट करो RM के रेस्पेक्ट में और इक्वेट टू 0 करो। तो उसके लिए पहले टाइम को RM के रेस्पेक्ट में लाओगे, वेरिएबल जब RM रखोगे तभी ना। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो QR क्या है, जितना दूर रोड पे चला, तो वेलोसिटी क्या है, V। और PR क्या है कि जितना दूर फील्ड में चला, तो वेलोसिटी क्या रहेगा, V बाई 2, यानी हाफ वेलोसिटी। ठीक है, तो QR बाई V प्लस 2 इंटू PR बाई V बाई 2 का 2 ऊपर चला जाएगा। अब क्या है, जो QR है वो क्या है, QM माइनस RM, कह के RM को ही रिस्पेक्ट में आपको लाना है। तो QR को किसके रिस्पेक्ट में दिखाना है, RM के रिस्पेक्ट में, कह के आपको RM के साथ ही डिफरेंशिएट करना है। तो वेरिएबल में RM को तो लाना ही है, तो QM माइनस RM। फिर ये अगर देखा जाए PR, तो D प्लस RM का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, RM के रिस्पेक्ट में, और इक्वेट टू 0 करना है। तो वैल्यू क्या आएगा, RM इज इक्वल टू D अंडर रूट 3। ठीक है, अब विच ग्राफ करस्पॉन्ड टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो अगर पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, तो जो उसका स्लोप रहेगा वही एक्सेलरेशन है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, जबकि बोल रहे हैं सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा जगह यह है वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ, यानी ये भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। पहला क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सेलरेशन है, जबकि हमको पूछ रहा है सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो ये भी नहीं होगा। ये डी कर्व जो है इसका पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट यानी स्लोप कांस्टेंट, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्लोप कांस्टेंट। और इसका स्लोप देखो कि वेलोसिटी डिस्टेंस इतना छोटा सा बढ़ा है और वेलोसिटी क्या है, बहुत तेजी से गिरा। उसके बाद फिर डिस्टेंस यहाँ से होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज किया, और फिर डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, हमको कांस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए और नेगेटिव। तो यहाँ पे ठीक है, वेलोसिटी के डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है और स्लोप भी कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे भी अगर देखा जाए तो ये क्या है, कनकेव डाउन, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या है, निगेटिव है। यानी कि जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, वो क्या रहेगा, निगेटिव। ठीक, देखो इस टाइप का फिगर होता है, इस टाइप का। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो रहेगा ये क्या है, कनकेव अप, कन्वेक्स अप। ठीक है, और कनकेव डाउन, कन्वेक्स अप और कनकेव डाउन। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, कनकेव अप। ठीक है, और कन्वेक्स डाउन। ठीक है, तो ये जो होता है ऊपर वाला, ठीक है, यानी कन्वेक्स अप या कनकेव डाउन। ठीक है, तो उसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, और इसका नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। The distance traveled by a body moving along a line in time t is proportional to t to the power 3. ठीक है, t cube. The acceleration versus time graph for the motion of the body will be. तो पूछ रहा है कि acceleration versus time graph for the motion of the body क्या होगा। तो x प्रोपोर्शनल किसके हैं, t क्यूब के। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी। तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर वेलोसिटी को फिर से एक्सेलरेशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 6t। ठीक है, प्रोपोर्शनल में देखा जाए जैसे कांस्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा, 3t स्क्वायर। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 3t, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट किएगा तो क्या आएगा वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा एक्सेलरेशन। तो प्रोपोर्शनल बोल रहा है टी क्यूब के, यानी v प्रोपोर्शनल किसके रहेगा टी स्क्वायर के, और a प्रोपोर्शनल किसके रहेगा t से, ठीक है। और स्लोप क्या रहेगा पॉजिटिव, है कि 3t स्क्वायर फिर 6t फिर ये तो 60। तो अब क्या है कि स्लोप क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है स्ट्रेट लाइन का, तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। बाकी बच्चा ये 3, तो यहाँ पे क्या है स्लोप 0, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या है 0 क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये निगेटिव स्लोप है, ठीक है। ए अपना अगर डिक्रीज करते जा रहा है टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये निगेटिव स्लोप है। तो ये एक पॉजिटिव स्लोप है, यानी टाइम इंक्रीज कर रहा है, ए का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन भी है प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। तो आंसर है बी, ठीक है। कभी भी अगर टी के प्रोपोर्शनल रहे तो यानी स्ट्रेट लाइन, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहे तो यानी कि पैराबोला, और टी क्यूब के प्रोपोर्शनल रहे तो यानी कि क्यूबिक कर्व बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी के प्रोपोर्शनल है यानी स्ट्रेट लाइन कर्व। The graph of an object's motion along x-axis is shown in the figure, ठीक है। ए बड़ी हाँ क्या है The graph of an object motion along x-axis is shown in the figure. The instantaneous velocity of an object at points A and B are VA and VB respectively. Then, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है VA और VB पे। अब ये कर्व कौन सा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, तो उसका स्लोप क्या आएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो जो स्लोप A पे रहेगा वही स्लोप B पे रहेगा, काहे कि एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो हम A पे निकाल लिए, A का वैल्यू दिया हुआ है कि यहां से यहां तक 8 है और यहां से यहां 4 है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 4/8, ठीक है। यहाँ पे थीटा अगर बनाओ, ठीक है, 0 के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑरिजिन के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का जो एंगल अगर थीटा रखें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 4/8 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है क्या होता है वेलोसिटी। An object moving with a speed of 6.25 meter per second is deaccelerated at a rate given by dv by dt is equal to minus of 2.5 v under root v, ठीक है, where v is the instantaneous speed. The time taken by object to come to rest will be या would be. तो ऑब्जेक्ट क्या है मूव कर रहा है कितना स्पीड से 6.25 मीटर पर सेकेंड, और डी एक्सेलरेशन का रेट क्या है -2.5 स्क्वायर रूट v। तो पूछ रहा है टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट, dv बाई dt दिया हुआ, v भी आपको दिया हुआ है, और कम टू रेस्ट, तो रेस्ट पे कब आएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अभी वेलोसिटी 6.25 है, फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, तो इंटीग्रेट कीजिए 6.25 से लेके 0 तक, तो कितना टाइम लगेगा टाइम t, यानी 0 से t तक, ठीक है। dv बाई dt दिया हुआ है तो dv बाई रूट भी इंटीग्रेट किए 2 रूट भी, इसको निकाले वैल्यू ये आया, फिर लास्ट में t का वैल्यू 2 सेकेंड। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट at x is equal to 0, at t is equal to 0 it starts moving in the positive x direction with a constant acceleration. The same instant at the same instant another body passes through x is equal to 0 moving in the positive x direction with a constant speed. उसी समय पे एक दूसरा बॉडी इसको पास करता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करते हुए एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। The position of the first body is given by x1t after time t and that of the second body is x2t after same time t, ठीक है। Which of the following graphs correctly describes x1 minus x2 as a function of time? देखो x1 जो है यानी 1 जो बॉडी है वो क्या रेस्ट पे था और एक एक्सेलरेशन से बढ़ना चालू किया, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, जबकि बॉडी 2 है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पहले ही उसके पास था, ठीक है, उससे वो मूव कर रहा था। तो हमेशा पहले में x2 ज्यादा था और x1 कुछ भी नहीं था, 0 था, ठीक है। तो x1 माइनस x2 पॉजिटिव कब होगा जब x1 x2 से बढ़ जाएगा, तो शुरू में तो कमी है यानी शुरू में निगेटिव है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कर्व है
सिर्फ बी शुरू में नेगेटिव और धीरे धीरे पॉजिटिव होते गए, ठीक है। A car starting from rest accelerates at the rate f through a distance s, then continues at a constant speed for time t, and then deaccelerates at the rate f by 2 to come to rest. If the total distance traveled is 15s, then एक बॉडी है जो कि स्टार्ट करता है रेस्ट से, ठीक है। पहले रेस्ट पे था, स्थिर था, और उसके बाद फिर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन f के साथ चलना चालू किया, और एक्सेलरेशन जब खत्म हुआ तो फिर जो वेलोसिटी पकड़ा, कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी पे चलते रहा टाइम टी के लिए, और फिर डी एक्सेलरेट करता है। इनिशियल डी जो एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से बढ़ा उसका हाफ वैल्यू से फिर डी एक्सेलरेट करता है। तो भाई, और टोटल डिस्टेंस जो इस दरमियान में ट्रेवल किया वो 15s है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, और उसका जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन। तो पहले मान लो अगर ये एक्सेलरेशन है कि t1 टाइम में s डिस्टेंस, मान लो s तो बाद में हम लोग निकालेंगे, मान लो यहां तक गया, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट यहां तक गया, यहां से स्टार्ट किया यहां तक गया, फिर वहीं पे कंटिन्यू किया सेम वेलोसिटी के साथ, और फिर डीएक्सेलरेट किया। तो यानी कि अगर ये t1 है तो ये 2t1 रहेगा, काहे कि हाफ रेट से चेंज कर रहा है, ठीक है। डीएक्सेलरेशन का रेट क्या है, मतलब वेलोसिटी का चेंज का रेट क्या है, हाफ। तो अब यानी कि ये अगर t1 तो ये 2t1, ठीक है। फिर ये हो गया। अब हम लोग पहले एरिया निकाले इसका कि ये एरिया कितना है, क्या कि टोटल एरिया हमको दिया हुआ है कि 15s है, तो हम लोग निकाले कि ये एरिया कितना आएगा, प्लस ये एरिया और फिर ये एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले s को देखते हैं, मान लो, ठीक है। पहला चीज क्या होगा कि मान लो अगर ये s डिस्टेंस रहे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2s, ठीक है, क्या कि 15s टोटल है। तो हम रखें कि इसको अगर s रखें कि ये s डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा, 2s। अब ये 2s हो गया तो अंदर वाला कितना बचेगा, 12s, क्या कि 1s प्लस 2s 3s, और उसके बाद फिर 12s 15s, ठीक है। तो अब हमको ये चीज आ गया। अब हाफ इंटू, क्या कि ये एरिया का यानी ये एरिया, तो उसका वैल्यू कितना है, s, तो हाफ इंटू v इंटू t1 इज इक्वल टू s, यानी t1 इज इक्वल टू 2s बाई v, ठीक है। अब t1 हमको v के रिस्पेक्ट में आ गया। फिर दूसरे एरिया को देखते हैं, तो उसमें क्या है, vt इज इक्वल टू 12s, यानी v इज इक्वल टू 2s बाई t, ठीक है। यानी v और t1 दोनों हमको t के रिस्पेक्ट में आ गया। अब क्या है, जो v है वो ft1 है, u तो 0 था, ठीक है, u तो 0 है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u 0, और एक्सेलरेशन क्या है f, और टाइम इंटरवल कितना है t1, तो v इज इक्वल टू ft1। v इज इक्वल टू हम लोग आ चुका है 12s बाई टी है, ठीक है, और t1 का वैल्यू t बाई 6, तो इस वैल्यू को पुट कीजिए, आपका s इज इक्वल टू ft स्क्वायर बाई 72 आ जाएगा, ठीक। A particle is moving eastward with a velocity of 5 meter per second. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter per second northwards. The average acceleration in this time. पहले ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर मूव करता है vf, ठीक है, 10 सेकेंड के लिए, ठीक है, इन 10 सेकेंड्स, यानी कि vi पे 10 सेकेंड चलने के बाद फिर चेंज किया है, जो कि वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, डायरेक्शन भी बदल दिया। सबसे बड़ा चीज, अगर सेम डायरेक्शन रहता था तो आप अलजेब्रिक जैसा कर देते v2 माइनस v1, यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, तो यानी कि हमको जो रिजल्टेंट लाना है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो अगर ये vf और ये vi ईस्टवर्ड, तो फिर सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, यानी वेस्टवर्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस vi, ठीक है। तो माइनस vi वेस्टवर्ड के डायरेक्शन में, और ये vf, तो रिजल्टेंट क्या है, ये है vf माइनस vi। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो vf माइनस vi। अब ये तो हो गया एक्सेलरेशन। अब इसका मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल।
तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा 5² प्लस 5², a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर रूट होता है रिजल्टेंट, और यहाँ पे cos थीटा यानी थीटा कितना है 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा सिर्फ a² प्लस b², तो 5² प्लस 5² स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 10, वैल्यू क्या आएगा लास्ट में 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The relation between time t and distance x is t is equal to ax² plus bx, where a and b are constant. The acceleration is, तो देखो भाई डिस्टेंस दिया हुआ और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो भाई सिंपल सा डबल डिफरेंशिएशन होना है एक्सेलरेशन लाने के लिए। तो डिस्टेंस को डबल डिफरेंशिएट किए और डबल डिफरेंशिएट करके सोल्व करते जाओ। t इज इक्वल टू दिया हुआ है, फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर v आया, फिर डबल डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आया, फिर यहाँ पे हमको रिलेशन आ गया था कि 2x प्लस बी इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो वहां पे वैल्यू हम ये 2x प्लस बी को रिप्लेस कर दिए 1/v से, फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस v क्यूब ए करके ले आए। इसलिए किए क्योंकि जो हमारा ऑप्शन है वो पूछ रहा है एक कांस्टेंट और v के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो v के रिस्पेक्ट में आए, इसके लिए आपको ये चीज करना पड़ेगा कि यहाँ पे v को ही कांस्टेंट के निकाल लिए कि हाँ किस कांस्टेंट बराबर क्या होगा v का वैल्यू, और लास्ट में आ गया, ठीक है। चेंज इन वेरिएबल्स बोलते हैं इसको, और साथ में डिफरेंशिएशन तो है डबल डिफरेंशिएशन, कि अगर डिस्टेंस को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक बार डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी या स्पीड। ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद a speed 60 km/h can brake to a stop within a distance of 20 meters. If the car is going twice as fast 120 km/h, the stopping distance. तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, काहे कि कार कांस्टेंट है तो कार का ब्रेक लगाने का जो रेट है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यानी कि पहला इक्वेशन डिवाइडेड बाय दूसरा इक्वेशन, सेम इक्वेशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as 1 डिवाइडेड बाय v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as इक्वेशन 2। पुट करते हैं, पहले भी बना ही चुके हैं, ठीक है, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ब्रेक्स। सेम चीज है, वही कंसेप्ट लगाना, पहले भी बन चुका है। तो वेलोसिटी का होल स्क्वायर रहेगा, उसको डिवाइड किया, फिर ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया। सेम क्वेश्चन फिर से कि कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है इसी कारण से, ठीक है। यही क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। तो ये बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, या दो इक्वेशन लिखो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, वैल्यू आ जाएगा। अब फाइनली तो स्टॉप हो रहा है तो v 0 ही रहेगा दोनों केस में। तो फिर से वही चीज है, वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है, कि वेलोसिटी का होल स्क्वायर का रेशियो इज इक्वल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो। If a body loses half of its velocity on penetrating 3 cm in the wooden block, then how much will it penetrate more before coming to rest? फिर से वही सेम क्वेश्चन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, यानी फोर्स कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही है, ठीक है, मास कांस्टेंट है। तो वही चीज है कि v² माइनस v²/4, ठीक है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो वेलोसिटी v से हाफ हो गया, यानी v² माइनस v²/4 इज इक्वल टू 3। तो फिर ये जो हाफ वेलोसिटी है वो जब 0 होगा तो v²/4 माइनस 0 इज इक्वल टू दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस, रेशियो आएगा x2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये कि वर्क डन बाय द वॉल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, ठीक है। वॉल ही रोक रहा है ना बुलेट को, तो वर्क डन बाय द वॉल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। तो बस प्रोपोर्शनल है ही, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। The speed of two identical cars are u and 4u at the specific instant. The ratio of the
respective distance in which two cars will be stopped from that instant. फिर से वही कहानी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन या वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी या वर्क डन ऑन द बॉडी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो. ठीक है, यानी कि वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो, वेलोसिटी का होल स्क्वायर का रेशियो इज इक्वल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो. ठीक है, पहले ही बन चुका नहीं है क्वेश्चन. Train A and Train B are running on parallel tracks in the opposite direction with a speed 36 km per hour and 72 km per hour respectively. A person is walking on Train A in the direction opposite to its motion with a speed 1.8 km per hour. A speed in meter per second of this person as observed from Train B is close to. The distance between the track is negligible. तो देखो दोनों का बोल रहा है कि एक इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है. ठीक है, तो दोनों अपोजिट में जा रहा है तो पहला तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगा कि किसी भी को भी एक को अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो दुगना रफ्तार से दिखेगा, इसका रफ्तार भी और प्लस इसका रफ्तार भी. ठीक है, तो पहला चीज तो ये हो गया. लेकिन जो पैसेंजर है वो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहा है. ठीक है, तो यानी कि ये दोनों वेलोसिटी तो ऐड हो गया और इस एडेड वेलोसिटी से वो वाला माइनस हो जाएगा. ठीक है, यानी कि पर्सन का ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो 36 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी क्या है, कहीं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा 34.2 और फिर इसको दूसरी ट्रेन के वेलोसिटी के साथ ऐड कर दो. ठीक है, तो 106.2 किलोमीटर पर आवर, फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ला दो, हो गया. कंसेप्ट को पहले समझना है, न्यूमेरिकल बाद में बनाना है. पहले न्यूमेरिकल बना के फिर कंसेप्ट समझना है तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मेन चीज है समझना. जैसे भी समझो, पहले समझ के आओ फिर क्वेश्चन बनाओ, चाहे क्वेश्चन बना के फिर से समझने जाओ, जो करना है करो. द पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर. अनदर फ्रेट ट्रेन ऑफ length 120 meter travels at a speed 30 km per hour. The ratio of times taken by the passenger train to completely cross the freight train when they are moving in the same direction when they are moving in the opposite direction. तो पैसेंजर ट्रेन का लेंथ दिया हुआ कि भाई लेंथ कितना है 60 मीटर, ट्रेवल कर रहा है एट ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, पैसेंजर ट्रेन का लेंथ कितना 60 मीटर और ट्रेवल कर रहा है स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से. दूसरा एक मालगाड़ी है जिसका कि लेंथ क्या है 120 मीटर और ट्रेवल कर रहा है स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर. तो फिर क्या है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कम्प्लीटली क्रॉस द फ्रेट ट्रेन, यानी कि टाइम कितना लगेगा पैसेंजर ट्रेन को मालगाड़ी ट्रेन को कम्प्लीटली पूरा पास करने में. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, रेशियो निकालना है कि भाई रेशियो जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रेशियो जब अपोजिट डायरेक्शन में. तो सेम डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी घटेगा और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का जुट जाएगा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों वेलोसिटी जुट जाएगा. और पहले में जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी पहले वेलोसिटी के माइनस में रहेगा. तो ठीक है, डिस्टेंस पहला के लिए दोनों के लिए डिस्टेंस क्या रहेगा, एक ट्रेन का जितना लेंथ है और फिर दूसरी ट्रेन का जितना लेंथ है दोनों का लेंथ एडेड रहेगा. ठीक है, तो दोनों का लेंथ ऐड करो तो ये है 180 और डिवाइड किया स्पीड से कि जब अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड घट जाएगा और यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा. ठीक है, रेशियो क्या आया मेरा 11/5. ठीक, द पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ओपन ग्राउंड hears the sound of a jet plane coming from north at an angle 60 degree with the ground level, but he finds the plane vertically above its position when the v speed of sound the speed of the plane is. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कल करते हैं और नहीं तो एक बार आप खुद से बना के देखो. ठीक है, फिर यहां से चालू करेंगे. 30 क्वेश्चन तक हो गया, 14 क्वेश्चन तक पहला पार्ट में हो गया, अभी 16 क्वेश्चन हो गया, बाकी बचा फिर से 14 क्वेश्चन, तो 30 से 44 नेक्स्ट पार्ट में.
थैंक यू।